to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. If you have not subscribed my channel, please subscribe me so that you can get notification in subsequent time for my upcoming videos. So today I will discuss another 20 questions related to the multiple choice questions on GFR 2017, General Financial Rule 2017. It is very important one. Super 20 questions. Definitely you will face these questions in the subsequent principal and vice principal examinations. So now just I am going to start. First question देखते हैं क्या है. Question number 1. The bidders are required to furnish earnest money or bid security within bid validity period because option दिया है bidders may withdraw its bid. Second option, bidders may alter its bid. Option C, either A or B. Bid D, none of the above. तो ये जो ऑप्शन दिया गया है, जो बेसिकली आंसर मैं बोल देता हूँ बिकॉज मेनी फ्रेंड्स दे आर एंग्जियस अबाउट द आंसर. आंसर इज बीट सी. कोई एक होगा, आइदर ए होगा और बी होगा. तो जब बीड डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है तब बीड सिक्योरिटी भी दिया जाता है. बीड सिक्योरिटी का अल्टरनेट नेम है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट. तो बीड सिक्योरिटी क्यों जमा किया जाता है? क्योंकि जो बीड वैलिडिटी पीरियड है उसमें सपोज द बीडर्स में विथड्रॉ इट्स बीड और द बीडर्स में modify or may alter some it means sections in the bidding documents. So दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है. इसीलिए to safeguard the basically procuring entity or the purchaser, ये bid security लिया जाता है. तो ये मेन दो कारण है. एक है वो क्या करेगा, वो विथड्रॉ नहीं करेगा और जो बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेगा, उसमें कुछ मॉडिफाई नहीं करेगा, उसमें कुछ अल्टर नहीं करेगा. तो ये करेगा तो क्या होगा ना, उसका बीड सिक्योरिटी को फॉरफिट कर दिया जाएगा. तो इसीलिए बीड सिक्योरिटी लिया जाता है और बिडिंग डॉक्यूमेंट के साथ बीड सिक्योरिटी दिया जाता है. तो इसलिए बीड सी आंसर है, आइदर ए और बी आंसर. क्लियर? इट इज क्वेश्चन नंबर 1. Second one, another question related to the bid security. Bid security is not required to be furnished by bidders. Be it registered in GEM portal, registered with the ministry or department concerned, being micro and small enterprises, and D, any of the above. यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है बेसिकली इसका आंसर है बीट डी, एनी ऑफ द अबव. मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ. इट मीन्स ये क्वेश्चन आएगा कि बीड सिक्योरिटी इट मीन्स व्हिच डू नॉट सबमिट द बीड सिक्योरिटी. क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पर याद रखना है, जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स जेम पोर्टल में है, जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री और एनी सबऑर्डिनेट ऑफिसेस ऑफ द डिपार्टमेंट में जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, वो भी जब बिडिंग के लिए अप्लाई करेंगे उनको भी बिडिंग इट मीन्स बीड सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा. और अभी एक अमेंडमेंट में इंक्लूड हुआ है, मेरा अमेंडमेंट में वीडियो पड़ा है. अभी गवर्नमेंट बोला है कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम में जो कंपनीज, जो इंडस्ट्री, जो इन्वेस्टर्स आ गए वो बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो वो भी बिल्ड सिक्योरिटी नहीं देंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रजिस्टर्ड इन जेम पोर्टल, जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर्स जेम पोर्टल में है वो बिड सिक्योरिटी नहीं देंगे. रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न, तो वी नो दैट इट मीन्स मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स ऑल्सो register some suppliers and want to procure goods from them because these goods are not available in GEM portal. तो वो registered suppliers भी
बीड सिक्योरिटी नहीं देंगे, वो जब लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी और जब एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में वो रजिस्टर्ड सप्लायर्स अप्लाई करेंगे तो उनको बीड सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा। बीइंग माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, वो जब बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, वो जब बिडिंग में शामिल होंगे तो उनको देना नहीं पड़ेगा। और फोर्थ वन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अमेंडमेंट में इंक्लूड हुआ है, जो स्टार्टअप इंडिया कैंपेन में जो फार्म्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की जो इन्वेस्टर्स वो एक्चुअली गवर्नमेंट उनको डिटेक्ट किया है, उनको रिकॉग्नाइज किया है, वो स्टार्टअप इंडिया कैंपेन में वो अभी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जब बिडिंग के लिए अप्लाई करेंगे उनको भी बीड सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो एनी ऑफ द अबव होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ बीड सिक्योरिटी शुड ऑर्डिनरली रेंज बिटवीन डैश 1 to 3% of the estimated value of the goods, 2 to 5% of the estimated value of the goods, 3 to 7% of the estimated value of the goods, 5 to 10% of the estimated value of the goods. आंसर इज बिट बी 2 to 5%। ओके, ये आंसर है 2 to 5%। थोड़ा मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो जो बीड सिक्योरिटी देना पड़ेगा जो बीडर्स को, वो 2 to 5% होगा ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स। 2 to 5% मीन्स बेसिकली डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री और एनी सबऑर्डिनेट ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट वो डिसाइड करेंगे कि कितना बीड सिक्योरिटी होगा। और वो जब बिडिंग के लिए वो इन्वाइट करेंगे और वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करेंगे, जो डिपार्टमेंट अपलोड करेगा बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि कितना % बीड सिक्योरिटी होगा। तो वो बिडिंग डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी मेंशन होगा। क्लियर? तो वो 2 to 5% उसी के अंदर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। फिर एक बीड सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन है। बीड सिक्योरिटी में बी एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ डैश। क्वेश्चन नंबर 4 में जो बीड सिक्योरिटी कैसे एक्सेप्ट होगा, ऑप्शन दिया है अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, बैंकर्स चेक, बैंक गारंटी फ्रॉम एनी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स और पेमेंट ऑनलाइन इन एन एक्सेप्टेबल फॉर्म और एनी ऑफ द अबव। तो आंसर बीट ई होगा। जो बीड सिक्योरिटी जमा होगा, सो बीड सिक्योरिटी कैसे जमा होगा? हाउ कैन द बीडर्स submit or deposit the bid security? So bid security can be deposited in the form of demand draft, okay, then banker's check, then fixed deposit receipt, then bank guarantee और through online payment. ओके, तो ये जो 4 ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिमेंबर करना है। बहुत बार क्वेश्चन उसके ऊपर आता है। वही 4 चीज़ को मैं दे दिया, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, बैंकर्स चेक, बैंक गारंटी फ्रॉम एनी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स और पेमेंट ऑनलाइन इन एन एक्सेप्टेबल फॉर्म। तो ये चारों को आपको याद रखना है। तो एनी ऑफ द अबव। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। राइट, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे कि बीड सिक्योरिटी नॉर्मली रिमेन्स वैलिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर ए पीरियड ऑफ डैश बियॉन्ड द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड। ये बीड वैलिडिटी पीरियड क्या है? मैं कल बोला था मेरा जो अमेंडमेंट रूल के ऊपर में जो फाइनेंशियल जनरल फाइनेंशियल रूल जो अमेंडमेंट गवर्नमेंट अभी किया था, मैं उसको इसके ऊपर किया था, बोला था। तो फर्स्ट आप आंसर देख लो। बीड सिक्योरिटी नॉर्मली रिमेन्स वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ डैश बियॉन्ड द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड। इसका आंसर बीड बी है, 45 डेज। तो वही आंसर है 5B है। मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो फर्स्ट आपको समझना है कि बीड वैलिडिटी पीरियड क्या है। बीड वैलिडिटी पीरियड कैसे काउंट होता है, हाउ टू कैलकुलेट द बीड वैलिडिटी पीरियड। बीड ओपनिंग डेट, जिस डेट एक्चुअली बीड ओपनिंग डेट होता है, जिस डेट से डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री एक्चुअली बीड इन्वाइट करते हैं, उससे लेकर जो लास्ट डेट, जिस डेट में बीड रिवॉर्ड होता है, जो फाइनली एक सप्लायर और बीडर को सिलेक्ट किया जाता है कि वो वही सप्लायर वो गुड्स सप्लाई करेगा प्रोक्योरिंग एंटिटी को। तो उसी के अंदर जो पीरियड होगा उसको बीड वैलिडिटी पीरियड कहा जाएगा। समझ में आ गया? बीड ओपनिंग डेट एंड बीड रिवॉर्ड डेट, उसी पीरियड को हम बीड वैलिडिटी पीरियड बोलेंगे। तो ये जो बीड सिक्योरिटी वैलिड होगा बियॉन्ड, तो जिस डेट में बीड वैलिडिटी बीड को रिवॉर्ड कर दिया जाएगा,
जो फाइनली एक सप्लायर को सिलेक्ट कर दिया जाएगा कि यही सप्लायर वो प्रोक्योरिंग एंटिटी को सप्लाई करेगा गुड्स। तो वो है एक्चुअली बीड रिवार्ड डेट। तो उसी से आप काउंट कर लो 45 डेज। ओके, उसी दिन वही लास्ट डेट होगा जिस दिन बीड रिवार्ड होगा, तो उसी से आप 45 डेज काउंट कर लो। ओके, उसके अंदर जो बीड वैलिडिटी पीरियड होगा, तो बेसिकली बीड वैलिडिटी पीरियड 45 डेज होगा। उसको भी अच्छे से मैं क्लैरिफाई किया कि बीड वैलिडिटी पीरियड क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और वो जो दिया है बियॉन्ड द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड, बियॉन्ड मीन्स जिस दिन रिवार्ड हो गया तो वो लास्ट हो गया, उसी दिन बीड वैलिडिटी पीरियड एक्सपायरी हो गया, उसी से आप 45 डेज काउंट कर लो। ठीक है, उसी के अंदर बीड वैलिड होगा, जो बीड सिक्योरिटी है वो वैलिड होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे। बीड सिक्योरिटी ऑफ अनसक्सेसफुल बिडर्स शुड बी रिटर्न्ड टू देम, बीट ए एट द अर्लीस्ट, बीट बी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड, बीट सी ऑन और बिफोर द 30th डे आफ्टर द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर एक्चुअली है ऑल ऑफ द अबव। ओके, बीट डी आंसर है, देख लीजिए, बीट डी ऑल ऑफ द अबव आंसर है। तो उसको थोड़ा मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। जो फाइनली एक्चुअली बीड को रिवार्ड कर दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर सप्लायर को डिटेक्ट किया जाएगा, वही सप्लाई करेगा। जो नॉन सिलेक्टेड बीडर्स है उनका बीड सिक्योरिटी को रिटर्न किया जाएगा। तो उसका जो रूल है एट द अर्लीस्ट, जब बीड वैलिडिटी पीरियड एक्सपायरी हो गया, जिस दिन बेसिकली बीड को रिवार्ड कर दिया गया, जो बीड रिवार्ड डेट है, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, जितना जल्दी उसके बाद बीड सिक्योरिटी को रिटर्न कर देना है जो अनसक्सेसफुल बीडर्स है। क्लियर है, एट द अर्लीस्ट होगा। एक ऑप्शन है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड। तो फाइनल बीड वैलिडिटी पीरियड इज द ऑन व्हिच डेट बीड इज रिवार्डेड, ऑन व्हिच डेट बीड इज रिवार्डेड टू द सप्लायर। जिस दिन पूरा डिटेक्ट हो गया कि यही सप्लायर गुड्स को सप्लाई करेगा, तो उसके बाद जो अनसक्सेसफुल बीडर्स है उनको उनका बीड सिक्योरिटी को रिटर्न कर दिया जाएगा। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन और बिफोर द 30th डे आफ्टर द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई जो अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड कर दिया गया, तो उसी दिन एक्चुअली बीड वैलिडिटी पीरियड एक्सपायरी हो जाता है। तो उसी से आप 30 डेज, उसी से आप काउंट कर लो 30 डेज के अंदर क्या है, जो अनसक्सेसफुल बीडर्स है उनको उनका बीड सिक्योरिटी को रिटर्न कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा, आपको ध्यान देना है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। इन प्लेस ऑफ ए बीड सिक्योरिटी द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में रिक्वायर बिडर्स टू साइन ए बीड securing declaration accepting the suspension in the following conditions: if they withdraw or modify their bids during bid validity period, modify their bids during bid validity period, if they are awarded the contract and they fail to sign the contract, to submit a performance security before the deadline defined in the request for bids document, or any of the above condition। actually आंसर बिट ई है। ये क्वेश्चन क्या है, कभी कभी क्या है, कंपटीशन को बढ़ाने के लिए बेसिकली डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री इंस्टेड ऑफ बीड सिक्योरिटी वो एक बीड डिक्लेरेशन करते हैं बीडर से। तो एक बीड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट में कुछ कंडीशंस होता है, वो बीड सिक्योरिटी नहीं लेंगे। इट इज़ द जस्ट अल्टरनेट नेम ऑफ बीड सिक्योरिटी, क्योंकि थोड़ा बीड सिक्योरिटी लेने से क्या है, थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है। तो कंपटीशन को बढ़ाने के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बीडर्स, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं कि बीड सिक्योरिटी के जगह एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, एक बीड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होता है। जो बीड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट को बीड डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना है, तो वो बीड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट में कुछ ऑप्शंस, कंडीशंस है, उसमें क्लियरली है ये कंडीशन को आप नहीं मानोगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और कितना ईयर्स के लिए सस्पेंड किया जाएगा, कि कितने मंथ्स के लिए सस्पेंड किया जाएगा, वो बिडिंग डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी मेंशन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री कर चुका है ऑलरेडी। जब वो बिडिंग डॉक्यूमेंट इनवाइट कर रहा है उसमें वो मेंशन किया है कि यदि वो जो कंडीशंस है वो बिडिंग सिक्योरिटी के जगह वो अभी बीड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट फिलअप करेगा, उसमें कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को वो डेविएट करेगा तो उसको इतनी ईयर्स के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो कंडीशंस क्या होगा, जो डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट में इसमें क्लियरली मेंशन है, यदि बीड को, जो बीड वैलिडिटी पीरियड है उसमें जो बीड को विथड्रॉ करोगे
और बीड में कुछ मॉडिफाई लाओगे तब सस्पेंड कर दिया जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। सेकेंड वन, जो फर्स्ट दोनों ऑप्शन हो गया, फर्स्ट में इफ दे विथड्रॉ और मॉडिफाई देयर बिड्स ड्यूरिंग बिड वैलिडिटी पीरियड, मॉडिफाई देयर बिड्स ड्यूरिंग बिड वैलिडिटी पीरियड, सो लगभग समान चीज है। ठीक है। थर्ड चीज क्या है, बिडर्स को अवॉर्ड कर दिया गया कि आपको सप्लाई करना है, मगर बिडर्स क्या किया, साइन नहीं किया, उसको अवॉर्ड कर दिया गया। अवॉर्ड करने के बाद वो साइन करेगा कि फाइनली उसको सिलेक्ट किया गया, वो साइन करेगा। तो इफ दे आर अवॉर्डेड द कॉन्ट्रैक्ट एंड दे फेल टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया, उसको अवॉर्ड कर दिया गया कि यही सप्लायर एक्चुअली सप्लाई करेगा, वो अभी साइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस केस में बिड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन होगा, ये होगा तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और एक है जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, आगे में कुछ क्वेश्चन से परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या है, जब बीड रिवार्ड कर दिया जाएगा पर्टिकुलरली एक सप्लायर को, उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्यों देना है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री है वो देखेगा कि उसका कॉन्ट्रैक्ट वो ठीक ओबलाइज कर रहा है कि नहीं, और जो वारंटी है वो वारंटी टाइम में ठीक सर्विस दे रहा है कि नहीं, इसलिए कि परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उसको देना पड़ेगा जब बीड रिवार्ड पर्टिकुलरली कर दिया जाएगा। जिस सप्लायर को फाइनली बीड रिवार्ड कर दिया जाएगा उसको एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना है। और यहाँ पर क्या है, परफॉर्मेंस जो एक डेडलाइन होता है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देने के लिए, मगर वो डेडलाइन के पहले वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी दे देगा तो तभी भी उसके ऊपर एक्शन होगा, उसको सस्पेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो बीड डिक्लेरेशन है आपको याद रखना है, कभी कभी क्या है कंपटीशन को बढ़ाने के लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बीडर्स अप्लाई करेंगे, तो इसके लिए क्या है बीड सिक्योरिटी के जगह एक बीड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होता है, और बीड डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट में क्लियरली ये कंडीशंस मेंशन है, इसी कंडीशंस को आप डेविएट करोगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और कितना ईयर्स के लिए सस्पेंड किया जाएगा ये भी बिडिंग डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन होगा, जब बिडिंग इन्वाइट होगा, जो बिडिंग डॉक्यूमेंट होगा उसमें क्लियरली मेंशन होगा। तो एनी ऑफ द अबव कंडीशन क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 7, इट इज बीट ई आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, बीड सिक्योरिटी ऑफ सक्सेसफुल बीडर शुड बी रिटर्न्ड टैस ऑन अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑन रिसिप्ट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, ऑन सबमिशन ऑफ फाइनल बिल, डी है नॉन ऑफ द अबव। अच्छा, जो सक्सेसफुल बीडर है जिसको एक्चुअली बिडिंग रिवार्ड कर दिया गया, जिस पर्टिकुलरली सप्लायर को बिडिंग रिवार्ड दे दिया गया, उसका बिडिंग सिक्योरिटी कब रिटर्न किया जाएगा उसको, अदर तो कैसे किया जाएगा मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ। जो सक्सेसफुल बीडर है जिसको फाइनली बीड रिवार्ड किया गया, वो जो बीड सिक्योरिटी दिया है उसको कैसे रिटर्न किया जाएगा ना, उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना है। ओके, उसको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना है, तो जब वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करेगा तब उसका बिडिंग सिक्योरिटी को उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। ये आंसर जो है बिट बी है, ऑन रिसिप्ट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। जब जो सक्सेसफुल बिडर है वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करेगा तब उसका जो बिडिंग सिक्योरिटी था उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिड सिक्योरिटी ऑफ सक्सेसफुल बिडर शुड बी रिटर्न ऑन रिसिप्ट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। तो आंसर है बिट बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे, थोड़ा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन है। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय bidders being registered suppliers, bidders not being registered suppliers, bidders being the only supplier, single tender, all of the above। सभी को परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना है, चाहे वो रजिस्टर्ड सप्लायर्स हो, चाहे वो जेम पोर्टल में जो रजिस्टर्ड सप्लायर है, चाहे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर्ड सप्लायर है। जो रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं है उसको देना पड़ेगा, मगर वहाँ पर हमको बीड सिक्योरिटी के समय हम डिस्कस किया था कि जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, चाहे जेम पोर्टल में, चाहे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स होगा उसको बीड सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा, मगर यहाँ पर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देना पड़ेगा, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे रजिस्टर्ड ना हो। ठीक है, चाहे वो सिंगल टेंडर इंक्वायरी में एक सिंगल सोर्स को और सिंगल सप्लायर को वहाँ पर बिडिंग अवार्ड दिया जाता है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, बिट डी। बीडर्स बिंग रजिस्टर्ड सप्लायर्स, यदि रजिस्टर्ड सप्लायर को फाइनली चूज किया जाता है कि वो उसको बिडिंग रिवार्ड दे दिया जाता है, वो भी देगा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स नहीं है उसको सपोज बिडिंग रिवार्ड दे दिया गया, वो भी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देगा। सिंगल टेंडर इंक्वायरी में एक सिंगल मैन्युफैक्चरर को दिया जाता है बिडिंग रिवार्ड, तो वो भी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करेगा। इट मीन्स आंसर ऑल ऑफ द अबव, इसको ध्यान देना है। तो बिडिंग सिक्योरिटी एग्जेम्प्ट है मगर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। जो बिडिंग सिक्योरिटी एग्जेम्प्ट होगा किसके लिए? रजिस्टर्ड सप्लायर्स के लिए। तो ये हो गया आंसर बिट डी। फिर क्वेश्चन नंबर 10 को चलेंगे।
द अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड ऑर्डिनरीली रेंज बिटवीन, जैसे बिडिंग सिक्योरिटी था वो 2 to 5% था ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स, वैसे ही परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कितना रहेगा ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स, जो फाइनली जिस जो सप्लायर को बीड रिवॉर्ड कर दिया गया वो जितना एस्टिमेटेड गुड्स सप्लाई करेगा उसका कितना परसेंट वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी देगा। यहाँ पर ऑप्शन है देखिए 2 to 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 5 to 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, 10 to 15% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, 12 to 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर आंसर बिट बी है 5 to 10%। सो आपको याद रखना है जो बिडिंग सिक्योरिटी होगा वो 2 to 5% होगा ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स, और जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होगा वो 5 to 10% होगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कब देना पड़ेगा, जब बिडिंग रिवॉर्ड कर दिया जाएगा एक पर्टिकुलर सप्लायर को, इट मीन्स फाइनली इट मीन्स वो सिलेक्ट कर दिया जाएगा जो सक्सेसफुल बिडर है, जो फाइनली सिलेक्ट होगा, जो प्रोक्योरिंग एंटिटी को वो जो गुड्स सप्लाई करेगा। तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी 5 to 10% होगा। मगर अभी एक मेमोरेंडम गवर्नमेंट से आया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से कि बेसिकली इन कोविड डेज अप टू लास्ट डेट ऑफ 2021 अप टू जस्ट यू रिमेंबर 31 दिसंबर 2021 उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट है और फाइनली जो बिडर्स को सप्लायर को सिलेक्ट किया जाएगा वो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ओनली 3% देगा, जो 5 to 10% है वो रिड्यूस टू 3%। मगर ये क्या है, कब तक है ना, 31 दिसंबर 2021, क्योंकि नाउ फाइनेंशियल क्रंच टाइम ड्यू कोविड टाइम, इट मीन्स यू नो दैट many farms, factories and industries facing financial losses, and for this reason government reduced the performance security it means from 5 to 10% to 3%, but ये कब तक लागू होगा, 31 दिसंबर 2021। तो जनरली ये 5 to 10% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, तो आंसर बिट बी है। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी शुड रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ डैश beyond the date of completion of all contractual obligations of the supplier including warranty obligations। अच्छा, अभी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का वैलिड पीरियड आ गया, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 30 डेज, 60 डेज, 45 डेज, 90 डेज, ये आंसर है बीट बी 60 डेज। तो जैसे हमारा जो बीट सिक्योरिटी वैलिडिटी पीरियड था 45 डेज, वो कैसे काउंट होता था ना, जो जब बीड वैलिडिटी पीरियड एक्सपायरी होता था उससे 45 डेज हम काउंट करते थे। मगर यहाँ पर जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का जो वैलिडिटी पीरियड है वो 60 डेज है। आप क्वेश्चन करेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट होगा। जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशंस है, जो बिडर जब जो जितना गुड्स उसको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सप्लाई करना है वो पूरा सप्लाई कर देगा, और जो वारंटी ओब्लिगेशंस है वो वारंटी ओब्लिगेशंस को भी फुलफिल करेगा, जो गारंटी एंड वारंटी सर्विस है वो भी दे देगा। जब पूरा दे देगा उससे डेट से आप 60 डेज काउंट कर लो। तो यहाँ पर क्लियरली दिया है बियॉन्ड द डेट ऑफ, आपको ध्यान देना है, बियॉन्ड द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल ओब्लिगेशंस ऑफ द सप्लायर इंक्लूडिंग वारंटी ओब्लिगेशंस। जितना गुड्स एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में था, जितना गुड्स वो सप्लाई करना था पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कि कंसर्न डिपार्टमेंट को, वो सप्लाई कर दिया। जो भी वारंटी ओब्लिगेशंस था वो कर दिया। तो कर देने के बाद उसी से जिस दिन पूरा अल्टीमेटली जितना गुड्स को उसको सप्लाई करना था वो दे दिया, जो वारंटी सर्विस वो भी दे दिया, तो उसी वो लास्ट डेट होगा, उसी से आप 60 डेज काउंट कर लो। तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का वैलिडिटी पीरियड इससे काउंट किया जाता है। ठीक है, चलो 60 डेज आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, वेबसाइट ऑफ सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। जो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल आप जानते हो, क्योंकि जब भी टेंडर्स को इनवाइट किया जाएगा तब डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज क्या करते हैं ना, उनका ऑफिशियल साइट जो है, डिपार्टमेंटल साइट है, वहाँ पर अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। और ये जो नेक्स्ट ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो CPPP का सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल होता है, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा। और जेम पोर्टल पे जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल है, वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा। तब वो बिडर्स क्या करेंगे ना, उसी चाहे ऑफिशियल वेबसाइट हो, चाहे सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल हो, चाहे जेम पोर्टल हो, वो डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करेंगे और बिना कॉस्ट से, कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसका पोर्टल क्या होगा, CPPP का पोर्टल जो है वो बीट सी है,
www.eprocure.gov.in। ठीक है, बीट सी आंसर है, www.eprocure.gov.in। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 बीट सी। चलेंगे थोड़ा ग्लोबल टेंडर, ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी। तो अभी देखिए वैक्सीनेशन एक्चुअली 2 कंपनी जो कोविड वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स नाउ दे गो फॉर ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी टू ब्रिंग वैक्सीन्स फ्रॉम अब्रोड। अभी क्यों, कारण क्या है? क्योंकि जो इंडिया में अभी वैक्सीन्स प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, इतना एडिक्वेट नहीं है। मेन कारण वही है, तो सप्लाई नहीं है तो वो कैसे होगा, तो इसलिए वो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी को जाते हैं। मगर अभी ऑप्शन देखेंगे, जो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी इज इन्वाइटेड, कब इन्वाइट किया जाएगा? तो फर्स्ट बहुत है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज मोर देन 200 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स मोर देन 200 करोड़ होगा तब डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री सोचेंगे कि ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी के लिए मोर देन 200 करोड़। लेस देन 200 करोड़ से, मैं डिस्कस किया था अमेंडमेंट रूल में, लेस देन 200 करोड़ से तो जीटी ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी को इन्वाइट नहीं किया जाएगा, ग्लोबल टेंडर को इन्वाइट नहीं किया जाएगा। पर कभी कभी क्या होता है, लेस देन 200 करोड़ होता है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स, उसमें क्या है ना, जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि उसको पूरा क्लियरली रीजन देना पड़ता है बेसिकली डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री को, कि इसी कारण से एस्टिमेटेड वैल्यू लेस देन 200 करोड़ से फिर भी हम उसको ग्लोबल टेंडर से उसको इट मीन्स बिडिंग को इन्वाइट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा ना, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्चुअली डिटरमाइन करेगा, फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको एग्जामाइन करेगा, जो इट मीन्स रीजन और जस्टिफिकेशन दिया है डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री कि अभी एस्टिमेटेड वैल्यू ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लेस देन 200 करोड़ से ये बहुत जरूरी है ग्लोबल टेंडर में उसको लाने के लिए, तो उस केस में वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही डिसाइड करेगा। मगर जनरल जो रूल है बेसिकली ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी में बेसिकली एस्टिमेटेड वैल्यू मोर देन 200 करोड़ होगा। तो फर्स्ट एब्सोल्यूट राइट है। कमोडिटी प्रोड्यूसिंग इन द कंट्री बट नॉट इन एडिक्वेट क्वांटिटी, ये भी है, माने एक्चुअली वो कमोडिटी प्रोड्यूस हो रहा है कंट्री में मगर एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं। जैसे अभी कोविड वैक्सीन, ऐसे 2 कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन आ रहा है मगर वो सफिशिएंट नहीं है, प्रोडक्शन इतना सफिशिएंट नहीं है, प्रोड्यूस तो हो रहा है ऐसा नहीं, मगर प्रोडक्शन एडिक्वेट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, इसलिए मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स दे गो फॉर ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी। थर्ड है, ये भी ठीक है, द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट फील्स दैट कमोडिटी ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस नॉट बी अवेलेबल इन द कंट्री। यदि वो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ये फील करते हैं कि जो कमोडिटी का जो क्वालिटी है, जो स्पेसिफिकेशन है, एक्चुअली वो इंडिया हमारा कंट्री में अवेलेबल नहीं है, उसका जो सपोज कमोडिटी अवेलेबल है मगर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, उसका स्पेसिफिकेशन अच्छा नहीं है, कि चाहे वो गुड हमारा कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ऐसे ऑप्शन है, गुड प्रोड्यूस हो रहा है एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं है, जब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स मोर देन 200 करोड़ होना चाहिए, कि पर्टिकुलरली गुड अवेलेबल है मगर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, उसका स्पेसिफिकेशन अच्छा नहीं है, और ऐसा भी है पर्टिकुलर कमोडिटी हमारा कंट्री में प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो ये सब आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, तो तब ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी को इन्वाइट किया जाएगा। तो आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, फिर स्टेटमेंट देखिए लेट बीड्स के ऊपर, जो रूल 165 में लेट बीड्स आता है, लेट बीड्स शुड बी कंसिडर्ड आफ्टर अप्रोचिंग टू द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है लेट बीड्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड। थर्ड बिट, लेट बीड्स कंसिडर्ड आफ्टर पेइंग पेनल्टी। आपको यह लेट बीड क्या है, जो बीड वैलिडिटी पीरियड होता है, जो पर्टिकुलरली बीडिंग डॉक्यूमेंट में क्लियरली मेंशन है कि बीड ओपनिंग डेट इसी डेट से बीडिंग डॉक्यूमेंट को सबमिट किया जाएगा, ये ओपनिंग डेट है और ये लास्ट डेट है। सभी भी माने जैसा जैसे हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं उसका लास्ट डेट होता है, वैसे लास्ट डेट होता है। मैं बार बार आपको बोला था बेसिकली डोमेस्टिक ट्रेडर्स के लिए बेसिकली मिनिमम 3 वीक्स होता है, जो बिडिंग सबमिशन डेट होता है 3 वीक्स होता है, और बेसिकली ग्लोबल टेंडर केस में वहाँ पर 4 वीक्स होता है, मिनिमम आपको लेना है, मिनिमम 4 वीक्स, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे लेट बीड क्या होगा, जब जो बीड वैलिडिटी पीरियड है वो सपोज उसके बाद कोई बिडर बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर एक्चुअली आंसर जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है, लेट बीड्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड, और दोनों स्टेटमेंट गलत है।
तो जहाँ पर देखिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट वन, नो स्टेटमेंट ऐसा 1 करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट 2 एंड 3 नो, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट वन, नहीं लेट बिट्स, एक्चुअली स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट वन, तो आपका आंसर बिट डी होगा, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट वन, बिकॉज लेट बिट्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड। रूल 165 को जाइए, GFR 2017 में क्लियरली मेंशन है, जो भी बिडर, जो भी सप्लायर बिडिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा बिड वैलिडिटी पीरियड के बाद, वो बिडिंग डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेट बिड्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो यहां पर जो है आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 को चलेंगे। फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स थ्रू सिंगल टेंडर इंक्वायरी एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के अलावा द सिंगल टेंडर इंक्वायरी, सिंगल टेंडर इंक्वायरी मीन्स एक सिंगल मैन्युफैक्चरर से क्या किया जाएगा ना, जो गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा, द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शैल प्रोवाइड डैश। तो सिंगल टेंडर इंक्वायरी के ऊपर है। तो सिंगल इसमें एक्चुअली क्या रूल है, तो आपको याद रखना है, जो सिंगल टेंडर इंक्वायरी में एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के अलावा एक प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो बिट ए में जो है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, इमरजेंसी सर्टिफिकेट, द अर्जेंट रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट और द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। एक्चुअली इमरजेंसी के अलावा मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एक प्रोवाइड करता है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट, वही आंसर है इमरजेंसी के अलावा, तो बिट ए आंसर है। थोड़ा मैं इसके ऊपर बोल देता हूँ, सिंगल टेंडर इंक्वायरी के ऊपर 3 ऑप्शन है। एक्चुअली क्या है, डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री एक्चुअली वो रिकॉग्नाइज किया है, वो डिटेक्ट किया है कि उनका जो नॉलेज में है कि एक सिंगल मैन्युफैक्चरर वो जो गुड्स उसको चाहिए वो एक सिंगल मैन्युफैक्चरर उसको सप्लाई कर रहा है। तो ये नॉलेज में है डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री का कि एक सिंगल मैन्युफैक्चरर, हमको जो गुड्स चाहिए वो सिंगल मैन्युफैक्चरर ही सप्लाई कर पाएगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में कुछ इमरजेंसी कंडीशन में डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री क्या करते हैं ना, गुड्स को पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से एक सिंगल मैन्युफैक्चरर से वो प्रोक्योर करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। मगर वहां पर क्या होगा, वो विथ रीजन, विथ जस्टिफिकेशन वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये जाएगा कि अभी इमरजेंसी कंडीशन है और यही मैन्युफैक्चरर हमको ठीक से सप्लाई करेगा। तो वो चाहते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन में पूरे पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से वो सप्लाई गुड्स को प्रोक्योर करेंगे। तो उस केस में वो जस्टिफिकेशन देंगे और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाएगा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको अप्रूव करेगा। तो यही इमरजेंसी कंडीशन में जब डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री चाहता है एक सिंगल मैन्युफैक्चरर से वो गुड्स को प्रोक्योर करना चाहता है, उस केस में प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और एक थर्ड ऑप्शन है सिंगल टेंडर इंक्वायरी पे कि डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री देखा है कि उसके पास जो स्पेयर पार्ट्स है, कि जो मशीन्स है, एक्चुअली एक सिंगल मैन्युफैक्चरर से वो कुछ स्पेयर पार्ट्स लाएगा, कुछ मशीन्स लाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री में जो मशीन्स है, जो स्पेयर पार्ट्स है, उसके साथ कंपैटिबल हो रहा है। तो इसीलिए वो क्या करता है ना, पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से वो प्रोक्योर करना चाहता है, क्योंकि उसके पास जो पर्टिकुलर कंसर्न डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के पास जो मशीन और टूल्स इक्विपमेंट्स होता है वो बेसिकली कंपैटिबल होता है एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर का स्पेयर पार्ट्स के साथ। तो इसीलिए वो चाहता है कि कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से वो गुड्स को प्रोक्योर करेगा। तो ये 3 कंडीशन है। तो इमरजेंसी कंडीशन में प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ेगा, मगर अदर 2 कंडीशन, जैसे उसके पास नॉलेज है, डिपार्टमेंट के पास नॉलेज है कि एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर उसको सप्लाई कर रहा है, कि थर्ड ऑप्शन में बोला वो चाहता है कि जो मशीन टूल्स इक्विपमेंट्स डिपार्टमेंट के पास है और मिनिस्ट्री के पास है, वो जानता है कि पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से पार्ट आएगा क्योंकि उसके साथ वो कंपैटिबल होगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, वो क्लियरली मेंशन, वहाँ पर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, तो इसीलिए एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से आ रहा है। ठीक है, हम प्रोक्योर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा इमरजेंसी के अलावा, उसको भी अच्छे से आपको समझाया। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16, 20 क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस रखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लसित गवर्नमेंट रूल गुरु। आगे मैं और 2-3 MCQ वीडियो में लाऊंगा फाइनेंशियल रूल के ऊपर, तो आप क्लियर हो जाएंगे 100%। मैं गारंटी देता हूँ कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो इसी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उसको मैं भी क्लैरिफाई भी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोक्योरिंग एंटिटी में रिजोर्ट टू इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन मेथड। एक इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन मेथड है फॉर प्रोक्योरमेंट, जैसे लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी, 2 स्टेज बिडिंग, 2 बिडिंग सिस्टम। वैसे ही एक है इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन जिसमें ऑनलाइन बोली होता है।
एक पर्टिकुलरली एक रियल टाइम, ये ऑनलाइन रियल टाइम टेक्निक होता है। पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है और वहाँ पर ऑनलाइन में ऑप्शन होगा। सब बिडर्स ऑनलाइन में ज्वाइन करेंगे और वो उनका रिप्रेजेंटेशन देंगे और ऑप्शन चलेगा। जो लिस्ट प्राइस में देगा उसी से खरीदा जाएगा, जिसको बोलते हैं ऑनलाइन बिडिंग, और उसको बोलते हैं रिवर्स ऑक्शन टूल। वो ऑनलाइन में, उसको ऑनलाइन में बोली होता है, ऑनलाइन में ऑप्शन होता है, फिजिकल ऑनलाइन में ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है। इट इज फिजिबल फॉर द प्रोक्यूरिंग एंटिटी टू फॉर्मुलेट ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोक्यूरमेंट। तो वहाँ पर जब इन्वाइट होता है, ई प्रोक्योरमेंट में इन्वाइट किया जाता है, तो वो वहाँ पर क्या है, जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है, जो पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो गुड्स को प्रोक्योर करना चाहता है, उसका जो कंडीशंस है वो पूरा क्लियरली ये किया जाता है, उसको शो किया जाता है। जब ऑनलाइन बिडिंग होगा, ऑनलाइन ऑक्शन होगा, सभी सप्लायर ऑनलाइन में ज्वाइन करेंगे और वहाँ पर पूरा वो शो होगा कि यही है डिपार्टमेंट, इसी तरीके से ये ऑब्जेक्टिव्स है और ये पैरामीटर्स है, क्राइटेरियाज है। तो सभी क्या करेंगे, जितना ऑनलाइन में जितना बिडर्स ज्वाइन किए हैं वो सब फर्स्ट उसको चेक करेंगे। ठीक है, वो क्लियर है। नेक्स्ट वन, ये जो ऑनलाइन बिडिंग होता है ना, इसमें क्या है, थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव बिडर्स आते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स रिवर्स ऑक्शन टूल, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन टूल को इट मीन्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादातर कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑनलाइन बोली होता है। और डेफिनेटली डिपार्टमेंट यही सोचता है कि अल्टीमेटली उसको लीस्ट प्राइस में और अच्छा स्पेसिफिकेशन और अच्छा क्वालिटी गुड मिलेगा। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड है, तो दोनों ठीक है, बीट ए एंड बी। थर्ड है, द क्राइटेरिया टू बी यूज्ड बाय द प्रोक्यूरिंग एंटिटी इन डिटरमाइनिंग द सक्सेसफुल बीड आर क्वांटिफाइबल एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ये थर्ड चीज़ है। ये जो रिवर्स ऑक्शन टूल में जब ऑनलाइन बोली होगा, तब सभी बीडर्स क्या करेंगे, वो कंफर्म वहाँ पर करेंगे ऑनलाइन में कि हम इतना क्वांटिटी सप्लाई कर पाएंगे, हमारा एबिलिटी इतना है, हम इतना क्वांटिटी सप्लाई करेंगे और इसी प्राइस, वो भी इट मीन्स एवरी आइटम का प्राइस भी वहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। तो उससे डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि उतना कितना पैसा खर्च होगा, उनको कितना गुड वो प्रोक्योर कर पाएंगे और कितना कौन सा प्राइस में। तो उसमें उनको क्लियरली पता चल जाएगा कि कितना पैसा से वो गुड्स को प्रोक्योर कर पाएंगे। तो तीनों चीज़ करेक्ट है। ठीक है, ये तीनों चीज़ करेक्ट है, तो इसलिए बीट डी आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। Where the ministry or department considers it is necessary to seek competitive offers from abroad, ये ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी के ऊपर क्वेश्चन है। फॉर एनी गुड्स इट में सेंड कॉपीज ऑफ द नोटिस इन्वाइटिंग टेंडर टू डैश द इंडियन एम्बासीज अब्रोड, द फॉरेन एम्बासीज इन इंडिया, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर है बीट सी है, बोथ ए एंड बी। देखिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ, जब ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी इन्वाइट होगा तब बिडिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो ई प्रोक्योरमेंट जो पोर्टल है, जो 160 रूल 160 है GFR 2017, उसमें एक्चुअली जब हम अदर केस में क्या देखा, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में अपलोड किया जाता है, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट हो, चाहे CPPP का वेबसाइट हो, चाहे जेम पोर्टल का वेबसाइट हो, वहाँ पर अपलोड होगा। और यहाँ पर कोई जब ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी होगा, जब ग्लोबल टेंडर से हम कुछ गुड्स को प्रोक्योर करेंगे अब्रोड से, तब ये ई प्रोक्योरमेंट बेसिकली जो प्रोक्योरमेंट का जो पोर्टल है वहाँ पर उसको अपलोड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सीक्रेसी मेंटेन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 लोगों को बिडिंग डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा। एक है, जैसे हम एक अमेरिकन कंपनी से हम अभी बिडिंग इन्वाइट करना चाहते हैं, तो इसलिए क्या होगा, जो इंडियन एम्बेसडर है अमेरिका में उसको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा, और जो अमेरिकन एम्बासी है इंडिया में उसको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा। तो दोनों को बिडिंग डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा और दोनों बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में चेक करेंगे कि वो अमेरिकन कंपनी के पास इतना क्वांटिटी का गुड है कि नहीं, कि वो एक्चुअली सप्लाई कर पाएगा कि नहीं। तो वो दोनों डिसाइड करेंगे, दोनों एम्बेसडर्स। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिया, आपका समझ में आ गया होगा। तो आंसर बीट सी है, बोथ ए एंड बी। जो भी बिडिंग डॉक्यूमेंट जो कॉपीज है, तो दोनों एम्बेसडर को दिया जाएगा, पर्टिकुलर कंट्री जो है। जैसे हम सपोज हम अभी रसिया से हम क्या करेंगे, बिडिंग इन्वाइट करेंगे, तो जो रसियन जो एम्बेसडर है इंडिया में उसको बिडिंग डॉक्यूमेंट्स का कॉपी दिया जाएगा, और जो इंडियन एम्बेसडर जो है रसिया में उनको भी दिया जाएगा बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। तो दोनों एम्बेसडर को डिसाइड करेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे कि जो पर्टिकुलरली रसियन कंपनी से हम इन्वाइट करना चाहते हैं वो रसियन कंपनी ठीक से सप्लाई कर पाएगा कि नहीं, जितना क्वांटिटी सपोज हमारा
डिपार्टमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को चाहिए यहाँ पर, ठीक है। बोथ ए एंड बी, द इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड, द फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। और यहाँ पर याद रखना है कोई ये जो बिडिंग कॉपीज है वो कोई भी ई प्रोक्योरमेंट जो पोर्टल है वहाँ पर अपलोड नहीं होगा। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अभी थोड़ा देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्वाइटेशन ऑफ टेंडर्स। एडवर्टाइजमेंट आप जानते हो बेसिकली बेसिकली जो एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी है बेसिकली 161 GFR रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी का आता है, उसी में एक पार्ट है। एडवर्टाइज टेंडर जब हम कैसे होता है, जब आपको याद होगा जब एस्टिमेटेड वैल्यू 25 लाख एंड अबोव होगा, 25 लाख एंड अबोव होगा तब एडवर्टाइज टेंडर को डिपार्टमेंट जाएगा। तो इस केस में देखेंगे वो जो एडवर्टाइजमेंट कहाँ पर होगा, बीट ए सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, हाँ CPPP में होगा, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड किया जाएगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल में भी डॉक्यूमेंट्स, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा, वो भी सही है। वेबसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है वहाँ पर भी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा। और बीट डी ऑल ऑफ द अबव, ये ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये तीनों में अपलोड किया जाएगा बिडिंग डॉक्यूमेंट्स, और वहाँ पर बिडर्स क्या करेंगे वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स को वो डाउनलोड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 18 आंसर डी ऑल ऑफ द अबव। अभी थोड़ा टू बीड सिस्टम के ऊपर आएंगे। इन टू बीड सिस्टम साइमल्टेनियस रिसिप्ट ऑफ सेपरेट टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बीड्स, स्टेटमेंट दिया है 4 स्टेटमेंट्स दिया है। फर्स्ट वन, बोथ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बीड्स ओपन साइमल्टेनियसली, द टेक्निकल बीड्स आर टू बी ओपनड एट द फर्स्ट इंस्टेंस, at the second stage financial bids of only these technically acceptable offers should be opened, bid for a financial bids of all bidders should be opened। तो 4 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 दोनों ठीक है। टेक्निकल बिड्स आर टू बी ओपन फर्स्ट टेक्निकल बिड को ओपन किया जाएगा, देन जो बिडर्स का टेक्निकली बिड को एक्सेप्ट किया जाएगा तो उन्हीं का फाइनेंशियल बिड को ओपन किया जाएगा। तो एट द सेकंड स्टेज फाइनेंशियल बिड्स ऑफ ओनली दीज टेक्निकली एक्सेप्टेबल ऑफर शुड बी ओपन। तो दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 ठीक है। हम देखेंगे ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में बीट सी है, तो बीट सी आंसर है, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, राइट। तो उसके ऊपर थोड़ा टू बीड सिस्टम क्योंकि कंफ्यूजन होते हैं, एक है टू बीड सिस्टम और एक है 2 स्टेज बिडिंग। तो 2 बीड सिस्टम में क्या होता है, साइमल्टेनियसली टेक्निकल बीड एंड फाइनेंशियल बीड को सबमिट किया जाएगा। ये कब होगा, जब कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स को प्रोक्योर किया जाएगा, कभी कोई प्लांट को प्रोक्योर किया जाएगा, तो इस केस में तो आपको याद रखना है जब कॉम्प्लिकेटेड मशीन टूल्स इक्विपमेंट्स को जब डिपार्टमेंट प्रोक्योर करना चाहता है तब हमको दोनों बीड्स चाहिए, टेक्निकल बीड्स एंड फाइनेंशियल बीड्स। टेक्निकल बीड्स में क्या है ना, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर इट मीन्स पूछा जाता है और कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस जो है। फाइनेंशियल बीड में एवरी इट मीन्स आइटम्स का प्राइस देना पड़ेगा, मगर यहाँ पर साइमल्टेनियसली दोनों एक ही टाइम में डिपॉजिट होगा, मगर पहले टेक्निकल बीड को ओपन किया जाएगा। टेक्निकल बीड को ओपन करके जो डिपार्टमेंट जो कमिटी बनाया है वो कमिटी एनालाइज करेंगे कि किसका टेक्निकल बीड सही है, उसमें उनका कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे, उनका टेक्निकल एस्पेक्ट और टेक्निकल पैरामीटर्स को देखेंगे और शॉर्टलिस्ट करेंगे कि एक बीडर्स की सप्लायर्स का एक शॉर्टलिस्ट करेंगे जिनका जो टेक्निकल बीड सही है। फिर क्या होगा, एक जो शॉर्टलिस्टेड बीडर्स हो गए टेक्निकल बीड के हिसाब से, उनको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा और डेट भी दिया जाएगा। उसी डेट में वो प्रेजेंट रहेंगे और उनका फाइनेंशियल बीड को ओपन किया जाएगा। उनके सामने में सेकंड स्टेज में उनका फाइनेंशियल बीड को ओपन किया जाएगा और फाइनेंशियल बीड में क्या होगा, आइटम वाइज प्राइस होगा। तो फिर रैंक कर दिया जाएगा, रैंक जो 1 में आएगा उसको बिडिंग रिवार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है साइमल्टेनियसली बिडिंग डॉक्यूमेंट इट मीन्स टेक्निकल बीड एंड फाइनेंशियल बीड दोनों सबमिट होगा, मगर फर्स्ट टेक्निकल बीड को ओपन किया जाएगा और डिपार्टमेंट जो कमिटी बनाया है वो कमिटी फर्स्ट जांच करेगा जो टेक्निकल बीड्स, जो टेक्निकल एस्पेक्ट से, टेक्निकल पैरामीटर से, जो कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशन से, वो फिर क्या करेगा, जो बिडर्स का टेक्निकल बीड सही है उनको शॉर्टलिस्ट करेगा। फिर क्या करेगा, टाइम डेट देगा उन्हीं शॉर्टलिस्टेड बिडर्स को, वो प्रेजेंट रहेंगे पर्टिकुलर डेट और पर्टिकुलर टाइम में और उनके सामने उनका फाइनेंशियल बीड्स ओपन होगा। फाइनेंशियल बीड में क्या होगा, आइटम वाइज प्राइस होगा, क्लियर। तब फिर उनको रैंक कर दिया जाएगा और जिसका लिस्ट प्राइस होगा और जिसका स्पेसिफिकेशन से अच्छा होगा
जिसका टेक्निकल एस्पेक्ट अच्छा होगा तो उसी बिडर को अवार्ड कर दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर है मैं बता दिया, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट वन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आज सुपर 20 का लास्ट क्वेश्चन है इन टू स्टेज बिडिंग। ये 2 स्टेज आ गया, ओके, वो 2 बीड सिस्टम था, ये और एक बिडिंग सिस्टम, ये 2 स्टेज बिडिंग है। ऑब्टेन बीड इन 2 स्टेजेस विथ रिसिप्ट ऑफ फाइनेंशियल बिड्स आफ्टर रिसिप्ट एंड एवेल्युएशन ऑफ टेक्निकल बिड्स। तो ये बीट ए ट्रू 1, बीट बी फॉल्स 1, बीट सी नो प्रोविजन इन जीएफआर रूल्स, बीट डी पार्शियली ट्रू, एक्चुअली ट्रू 1। टेक्निकल बिड्स को एवेल्युएट करने के बाद फाइनेंशियल बिड को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये फर्स्ट बीट ए है। तो अभी मैं 2 स्टेज बिडिंग के बारे में बता रहा हूँ। 2 स्टेज बिडिंग में क्या होगा, फास्ट टेक्निकल बिड्स को इन्वाइट किया जाएगा। इसमें फास्ट कोई दोनों टेक्निकल बिड्स फाइनेंशियल बिड्स एक साथ जमा नहीं होगा। फास्ट टेक्निकल बिड्स, बिडर्स क्या करेंगे, फास्ट उनका टेक्निकल बिड्स को सबमिट करेंगे। तो जो कमिटी डिपार्टमेंट का है उसको वो जांच करेंगे, वही टेक्निकल पैरामीटर्स, उनका स्पेसिफिकेशंस, उनका कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस को चेक करेंगे। तो जिनका टेक्निकल बिड सही होगा, ठीक है, फिर उनको बुलाया जाएगा। जिनका टेक्निकल बिड सही होगा शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, उनको एक मीटिंग से सब जो शॉर्ट लिस्टेड है उनको बुलाया जाएगा। उनको बुलाने के बाद जो भी है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं होगा, मगर कुछ स्पेसिफिकेशंस में कुछ चेंज हो सकता है। उनके साथ जो शॉर्ट लिस्टेड बिडर के साथ जिनका टेक्निकल बिड सही है उनको बुलाया जाएगा, उनके साथ बातचीत होगा। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज हो सकता है, मगर फंडामेंटल नेचर ऑफ जो प्रिंसिपल है उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, थोड़ा कुछ स्पेसिफिकेशंस में चेंज होगा। फिर उसके बाद उनका फाइनेंशियल बिड को ओपन किया जाएगा, आइटम वाइज उनका प्राइस को चेक किया जाएगा और फाइनली उनको बिड रिवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना 20 क्वेश्चंस था और 2-3 वीडियो में डालूंगा एमसीक्यू के ऊपर। बहुत इट मीन्स मेहनत करना पड़ता है ये सब करने के लिए। तो प्लीज़ माय फ्रेंड्स, प्लीज़ इफ़ माय वीडियो इज़ अट्रैक्टिव वन और एक्साइटिंग फॉर यू, so please subscribe my channel. Please do not forget to, please, a small request है, subscribe my channel Asit Government Rule Guru, so that you can get notification in subsequent time and you can get some good videos. So आज इतना ही है, thank you.